कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने सारे दिन मीटिंग अटेंड करी है, कोई बताएगा मुझे मीटिंग स्टार्ट कब से हुई है, कब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डेट? नेहा, कब डेट स्टार्ट हुई है? नेहा? सर इसमें काफी रेगुलर फेसेस में देख पा रहा हूँ, जैसे कृषांगी है, शाहिल है, धारा मैं है, कहूँ सर? ये सारे, मितेश सोलंकी है, सोसा धर्मेश, अक्षय राठौड़, चौधरी जयदीप, ये सब सर 21 फरवरी को सर। पटेल दीदी बोल रही है 22 फरवरी को। नहीं, 21 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। वो लेक्चर वीरेंद्र सर ने लिया था, सिलेबस समझाया था हमें। बाद में उसी सेशन में दूसरा सेशन स्टार्ट किया था। वो लेक्चर भी उसमें भी सेम ही था, सिलेबस ही समझाया था हमें। तो बाद में दूसरा सेशन जगदीश सर ने लिया था, जी वो जी 22 को था। बिल्कुल ठीक है। उसमें वी डोंट नीड समरी, द इंप्रेशन इज ओके सर। मच इनफ। आज इस सेशन में हमारे जो मेहमान कहूँ, टीचर कहूँ, रिसोर्स पर्सन कहूँ, या ऑफिसर कहूँ, या ट्रेनर कहूँ, जहाँ सभी चीजें एक साथ कहूँ, जहाँ एक ही शख्स में सारी चीजें हो, ऐसा कहूँ, तो सचिन शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। इनकी प्रोफाइल ऑलरेडी हमने सेंड करी है, आपने प्रोफाइल ऑलरेडी देखी है। सबसे पहले सचिन जी, आपका नेशनल करियर सर्विस सेंटर की ओर से बहुत बहुत वेलकम। मैं भी घर में हूँ, आप भी घर में हैं, तो घर से नमस्कार आपको। बच्चों, सबसे पहली बात तो सर की ये है कि सर का आज हॉलीडे है, छुट्टी है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले की। मैं मैरिज फंक्शन में हूँ सर आज। अरे वाह वाह, मैरिज फंक्शन अपनी तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, एक ही बार हुई सर अभी तो। ठीक है, मैं सर से मजाक कर रहा था कि लगभग लगभग एक ही साल में हम दोनों ने ज्वाइन किया। जी। और लास्ट ईयर सर की शादी हुई। हमें इनवाइट नहीं किया, वो एक अलग बात है। वो कोविड की वजह से वो सारी चीजें हुई, खैर पर्सनल चीजें हैं। सर हमारे सारे बच्चों को भी इनवाइट नहीं किया इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, देखिए, शादी में जाना वो इन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ एक ऐसा सेशन मिल जाना जिसमें बच्चों का करियर डेवलप हो। आई थिंक द सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ए मैरिज फंक्शन, यस सर। है ना? तो सचिन सर की प्रोफाइल आप लोगों के साथ है, आपको पता है सचिन जी ने कितने टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस। बस मैं इनके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि इनकी पोस्टिंग हुई सूरत, और सूरत की पोस्टिंग से पहले सर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन में एज ए सोर्स पर्सन काम कर रहे थे। तो वहां के टीचर्स, जस्ट इमेजिन द सेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंटेंट ऑन द डिलीवरी, के सर को सैटरडे सिर्फ एक दिन दिल्ली अटेंड करने के लिए फ्लाइट की टिकट देते थे। मतलब सैटरडे ही सेशन चलना है, सर को सैटरडे मॉर्निंग की फ्लाइट होती थी, और सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग सर वापस आते थे। जस्ट इमेजिन के इनके एक सेशन के लिए, दो सेशन के लिए इनका बाई एयर जो है वो आने जाने का वो खर्चा एक इंस्टीट्यूशन उठाती थी। यू जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ द स्पीकर जो हमारे पास है। बहुत ज्यादा चीजें मैं सर के बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो उतना सर के पास समय भी कम है। एंड बाकी की जो इंट्रोडक्शन है, डिटेल्ड उनकी प्रोफाइल है, ऑलरेडी आपके पास है। तो सर की अनुमति से, सचिन साहब की अनुमति से मैं आज का सेशन उनके हवाले करना चाहता हूँ। थैंक यू अमनदीप सर, थैंक यू यादव सर, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी अमनदीप सर ने। नहीं नहीं, रियलिटी है भाई। सर इतना बिफोर गोइंग अहेड, मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ और आपको आपके लहजे में ही आपका स्वागत करना चाहता हूँ। सभी बच्चे अटेंटिवली जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसको सुनने की, समझने की कोशिश करना। स्क्रीन शेयर नहीं हुई यादव जी?
हाँ, क्या बात है। सचिन जी की हेलो ट्यून, जी क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा हेलो ट्यून है। और मैंने जब भी सचिन जी को कॉल करी, एटलीस्ट मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई और मुझे समझ में आ गया कि सचिन जी की वैल्यूज कितनी है। जादव जी सेशन को आगे बढ़ाइए जी प्लीज। थैंक फ्रेंड्स, आप लोगों को ये लगा होगा कि आज का मेरा सेशन म्यूजिक से शुरू हो रहा है। मैंने प्रयास भी यही किया आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। साथ ही साथ मेरा एक मैसेज इससे ये भी है कि जिस माँ की इसमें बात करी गई है, हर काम को शुरू करने से पहले आपको अपनी माँ को याद करना चाहिए। उससे आपको एक अच्छी खासी प्रेरणा मिलेगी और शायद उनका जो सपना आपके लिए उन्होंने संजोया है उसको आप प्रफुल्लित करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए सजग भी हो जाएंगे और हमेशा आपको जागृत करता रहेगा। मैं अपनी बातों को विराम देते हुए डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नेहरू युवा केंद्र जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से सूरत में भी है और सूरत में काफी दिनों से सचिन सर एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये दूसरा मौका मैं लूंगा कि इनकी एक्टिविटीज क्या क्या है, वो आपको कैसे रिलेट कर सकती है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ते हुए मैं डायरेक्टली सचिन सर को इनवाइट करता हूं और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी जगह पे तालियां बजाकर सचिन सर का स्वागत करें। सचिन सर प्लीज, वेलकम सर। थैंक यू यादव सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अमनदीप सर का आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बच्चों से जुड़ने का मौका दिया आज के लिए। और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 1 मिनट के लिए कम से कम अपना वीडियो ऑन करो कि सबसे पहले मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी समझ में आए कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग का पर्पस और थोड़ा सा मुझे आइडिया लगे मेरी ऑडियंस का। ओके, साहिल परमार, अजय वसावा, अक्षय राठौड़, नेहा, पवन कुमार, मेघा गांधी, थैंक यू, पटेल रिद्धि, चौधरी जयदीप भाई, सागर भाई, ओके, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना लोगों ने। और अगर तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है तो ऑन रख सकते हो आराम से जब तक अपन सेशन लेते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मनदीप सर ने, यादव सर ने दे दी, है ना। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा तुम लोगों को, जहां आज तुम लोग हो अभी स्ट्रगलिंग फेज में या प्रिपरेटरी फेज में, वहीं से अमनदीप सर, हम सब लोग वहीं से निकल करके आ रहे हैं। तो आज का जो सेशन है, ऐसे ही हमें भी कभी किसी टाइम पे किसी ने गाइड किया था और उसी टाइप का कंट्रीब्यूशन लेकर के आज हम सब लोग तुम्हारे साथ में और तुम लोगों के लिए पूरा सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक तो पहली चीज जो मैं अभी से एक बार क्लियर कर देता हूँ जितने मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं यहाँ पे कोई भी चीज पढ़ाने के लिए नहीं हूँ तुम्हें आज। फर्स्ट ऑफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आज तुम्हारे साथ में नहीं जुड़ा हूँ। आज का सेशन तुम बस ये मान के चलो कि एक एज अ मेंटोरशिप मैं तुम लोगों के साथ में आज जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो इतने टाइम में हमने पूरा स्ट्रगलिंग फेज में फेस किया है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो तो या सारे पार्टिसिपेंट्स ना वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे साथ में कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो क्लास को थोड़ा सा क्लास की तरह लगेगा, है ना। अपना बाइक बस म्यूट रखिएगा, मैं किसी का नाम लेता हूँ तो तुम लोग बात कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे दोस्त लाइब्रेरी में भी हैं शायद इस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद, है ना। चलिए, तो देखो मैंने एग्जाम का जो तुम्हारा पूरा सिलेबस था सारे, और मैंने लास्ट के कुछ पेपर्स तुम्हारे देखे, तो
अब जैसे अमनदीप सर ने बताया कि प्रिपरेशन जब हम चालू करते हैं ना किसी भी एग्जाम की, तो जैसे हमने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो बहुत सारे एग्जाम्स थे और लगभग एक ही फेज में लगातार एक ही साथ में बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई भी किए। तो उसका एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो तुमको बताना चाहूंगा मैं, कि हम लोग बोलते हैं जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बुक्स से ज्यादा जरूरी है एग्जाम को पढ़ना। बुक्स पढ़ते हैं ना, सिलेबस पढ़ते हैं, उससे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हें एग्जाम को पढ़ना। तुम्हें सबसे पहले ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि जिस एग्जाम को तुम फेस करने जा रहे हो ना, उसमें जब पेपर सेट होता है ना, लास्ट के 3-4 साल के पेपर अगर तुम उठा करके देखोगे तो जो एग्जामिनर है ना वो पेपर सेट करता है, उसके माइंड को रीड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे आज हम लोग पॉलिटी डिस्कस करने के लिए आए हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा, कोई भी तुम में से एक, तुम लोगों ने जिसने पॉलिटी में कुछ पढ़ा हो अभी, कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके मेरे साथ बता सकता है जो जो कुछ टॉपिक्स तुमने पढ़े होंगे। कोई चाहेगा खुद से इनिशिएटिव लेना? तुमने क्या पढ़ा है अभी तक इंडियन पॉलिटी में, बंधारण मतलब संविधान में या कुछ और भी चीजों में? अनम्यूट करो नेहा, तुम शायद कुछ बोलना चाह रहे हो। बोलो, कोई बात नहीं, बताओ, कुछ कुछ बताओ मुझे कि तुमने क्या पढ़ा है अभी तक। बच्चों जितना डरोगे सचिन सर उतना डराएंगे। जो भी तुमने। बन जाऊंगा ठीक है सर। ओके, और कोई? हेलो। हाँ बोलो बोलो नेहा, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं આમુખ ભણ્યું છે, આમુખ એન્ડ ઉપરાષ્ટ્રપતિનું રાજ્યપાલની કઈ રીતે વિધિ થાય છે એ રીતે, પછી વડાપ્રધાનનું, બસ। ओके, समझ गया मैं। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और हम लोग जब पढ़ते हैं उसको, सपोज है ना, जो स्पेशली जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो इतने सारे चैप्टर्स है उसके अंदर, आई गेस 650-700 पेज की बुक है ना। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं कुछ भी पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ अभी। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो चीजें तुम उतना पॉइंट जरूर नोट डाउन करके जाना कि हाँ, जो सिलेबस तुम्हारे पास में है उसमें तुम्हें क्या क्या चीजें कवर करनी है ना। तुम में से बहुत लोगों ने अगर पेपर देखा है लास्ट ईयर का, तो उसमें से जो सबसे पहला टाइप है ना, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है कि देखो, तुमने कभी पढ़ा होगा तो हमारा संविधान है ना, उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से लेकर के फिर उसको बनाया गया है। पढ़ा है ना कभी, है ना? अगर थोड़ा सा लैंग्वेज का मे भी तुम लोगों को इश्यू आए, क्योंकि कंटेंट में है ना, तुम लोग गुजराती में अभी पढ़ रहे हो उस चीज में, तो हम लोग जब टर्म की बात करते हैं उसको बोलते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब उधार लिया गया संविधान है हमारा अलग अलग जगह से। तो मैं लास्ट के तुम्हारे 4-5 पेपर्स को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उसमें बहुत सारी जगह पे ये सारी चीजें दे रखी थी। तो उसमें से एक क्वेश्चन बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये हर एग्जाम का पैटर्न है। तो तुम्हें सबसे पहले ये पढ़ना है, मैं क्वेश्चंस के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठा हुआ कि तुमको एग्जाम कैसे क्रैक करना है। तुम में से किसी को भी पॉलिटी में पीएचडी नहीं करनी है ना। और ये चीज कोई भी एग्जाम जब दोगे ना, तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखने का, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। और जब हम बहुत सारी चीजों में एकदम घुस जाते हैं ना कि हमको ये भी समझना है, हमको ये भी समझना है, तो भाई पीएचडी कर जाओगे, एग्जाम एक भी नहीं निकलेगा, है ना। ये चीज एकदम दिमाग में सेट कर लेना, जिस एग्जाम को पढ़ने के लिए जितनी चीज की जरूरत है उसको उतना ही टाइम देना है, चाहे तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो। और हर एग्जाम की नीड अलग होती है ना। तुम लोगों ने एसएससी का नाम सुना होगा ना, एसएससी का नाम सुना है सबने? तो एसएससी में जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, इन एग्जाम्स की डिमांड अलग है। तुम्हारा जीपीएससी है, उस एग्जाम की डिमांड अलग है ना। यूपीएससी है, उस डिमांड एग्जाम की डिमांड अलग है। जिस पेपर को तुम अभी दे रहे हो उसकी डिमांड अलग है। तुम्हारे सेक्शन में पॉलिटी का बहुत कम पार्ट है, हार्डली आई गेस 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तुम्हारे में आते हैं। तो उतने के हिसाब से तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बस देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं अभी बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे था, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग चीजें हैं वो तुम्हें देखनी है कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। जैसे तुम में से इससे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उससे पहले एक एक्ट था, है ना, जिसके बेस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। कोई बताएगा मुझे क्या नाम था? नहीं याद आ रहा?
किसी को भी? संविधान जब नहीं था तो इंडिया में कौन से रूल्स चलते थे? कोई एक्ट का नाम सुना है कभी? 1937 सा? राजाशाही। अच्छा, राजाशाही, वो तो टाइप हो गया, जो तुम बता रहे हो ना वो टाइप हो गया। चलो कोई बात नहीं है ना, वो डिटेल में के साथ में वो ब्रिटेन में काम करते थे, उसी रेगुलेशंस के साथ में वो कुछ कुछ चीजें इंडिया में भी कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, हमारा नहीं उनका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। दूसरा, जो सबसे ज्यादा जिसने इम्पैक्ट डाला है हमारे संविधान पे, वो था यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का। तो वहां के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। अच्छा, प्रस्तावना का नाम सुना है? संविधान में होता है ना फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग, अपन जब बुकलेट कोई भी खोलते हैं तो स्टार्टिंग में लिखा होता है ना, जिसको अपन बुक में लिखा होता है प्रीफेस, है ना, इसको बोलते हैं प्रियम्बल, है ना। तो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब बंधारण का जब स्टार्टिंग होता है प्रस्तावना वाला, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, किसके दिमाग में कहाँ से देख करके आया था कि हाँ अपने संविधान से पहले एक प्रियम्बल होना चाहिए? किसी को पता है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, समझते हो ना, सदन वाला सिस्टम, राज्यसभा है, लोकसभा है ना। तो ये वाला आइडिया किसके दिमाग में आया होगा, या किसने कहां से देख करके इसको अपने संविधान में डाला होगा? तो वो हमारा, हाँ, ब्रिटेन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो ब्रिटेन से हमारे पास में आया हुआ। तो ऐसी कुछ कुछ चीज है। दूसरा ये बताओ, इंडिया में इलेक्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब संवैधानिक नेता होना देश का। देश में जो नेता है ना, वो दो टाइप से चुने जाते हैं किसी भी देश में, अलग देशों में। एक बोलते हैं, मतलब जो वंश की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां से ले गया है ना। दूसरा एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, लोकसभा राज्यसभा का नाम सबने सुना है ना। लोकसभा को हम लोग यहाँ पे लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होगी। संविधान बनाते टाइम नोटिस उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और उन्होंने बोला होगा कि भाई चलो लोकसभा ज्यादा उसको मजबूत रखेंगे। तो वो जो आइडिया आया था वो भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, कि जो हमारा लोअर हाउस होगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, वो ज्यादा मजबूत होगा। तुम अभी देख, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके हिसाब से। मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा कि मतलब टॉपिक फिर हमारा एक ही टॉपिक में हम लोग रह जाएंगे, तो मैं इसलिए बार बार तुम्हें बस पॉइंट्स की बात बता रहा हूँ। दूसरा ये है, कभी तुमने सुना है कि कभी भी इंडिया में कोई, या मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी जब बड़ी बात होती है ना, सपोज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या सपोज बाहर से किसी ने अटैक कर दिया है और गवर्नमेंट उस पर रेस्पॉन्स नहीं देती है, तो बार बार तुमने देखा होगा ना कि नारे लगते हैं कि यार चलो, मतलब विदेश मंत्री को बोलते हैं, रक्षा मंत्री इस्तीफा दो, है ना, आते ना लोग सड़कों पे, देखा है ना। तो उसमें एक पॉइंट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और किसकी? जो कैबिनेट होती है ना हमारी, कैबिनेट में कौन कौन आते हैं मेन मेन मिनिस्टर्स? रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, तो ये सब मिलकर के हमारी कैबिनेट बनाते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, किसकी तरफ? सदन की तरफ, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूं, तुम शायद जाके एक बार गूगल भी कर लेना। यूएस में जो कैबिनेट होती है ना, मैं उसको अपनी कैबिनेट में ले सकता हूँ, वो चाहे जनता ने इलेक्ट किया हो या ना किया हो।
तो शायद यही रीजन है, तुम जब कैबिनेट देखते हो वहां पे यूएस की, तो उसमें बिजनेसमैन भी होते हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी मिलेंगे तुमको, उसमें हर सेगमेंट का इंसान मिलता है, और वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, मतलब उनको सीधा सीधा जनता ने नहीं चुना होता है। तो जिसको जनता ने नहीं चुना है तो वो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। सही बात है। हमारे एमपी एमएलए हम उनको जाकर के बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको संवैधानिक तरीके से चुना है। बट यूएस में जो भी हमारे डेलीगेट्स हैं, वो जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स वगैरह है ना, उनमें सब लोगों को डायरेक्टली नहीं चुना गया होता, इसीलिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट की तरफ नहीं होती है ना। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी सदन के तरफ जवाबदेही है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है ना। तो एक बार छोटा छोटा मेरे को जल्दी से मैं समरी बता देता हूँ। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, है ना, ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या क्या लिया है, तो पहला क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब लोकसभा होगा हमारे देश में, एक राज्यसभा होगा, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, और हमारा प्रेसिडेंट होगा उसमें सबसे ऊपर हेड में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है। दूसरा, जो हमारे देश का हेड होगा, यानी जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, संवैधानिक नेता होगा, ना कि थोपा गया नेता, है ना। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसको थोपा नहीं गया कि भाई लो आज से तुम्हारा नेता हो गया। वो संवैधानिक नेता होगा जिसको संविधान की प्रक्रिया फॉलो करते हुए उसको चुना जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। हमारी जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर होगी, है ना। तुम लोगों ने शायद कभी पढ़ा होगा जब बीच में, तो लोकसभा और राज्यसभा का एक ज्वाइंट सेशन भी होता है कभी कभी, है ना। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसपे बात अटक जाती है, तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है ना। उसका प्रोसेस थोड़ा और अलग है। तीसरा हमने पढ़ा था कि जो कैबिनेट होगी हमारी, उसकी जिम्मेदारी होगी पार्लियामेंट की तरफ, जवाबदेही होगी उसके सदन की तरफ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो एक बार बार एक बुक में भी हम लोग पढ़ेंगे तो एक चीज बार बार मेंशन करते हैं, द लॉ ऑफ लैंड, है ना। मतलब हमारे पास में जो हमारा पूरा देश है ना, वो संविधान से और नियम के हिसाब से चलता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो ब्रिटिश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से लिया गया है। और ये बहुत ना ऑब्वियस ही बात है कि हम जिस माहौल में रहते हैं वहां की चीजें हम सीखते हैं, है ना। जैसे तुम लोग जो गुजरात में हो अभी, है ना, सारे मेरे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तुम्हें किसी ने गुजराती सिखाया नहीं होगा, तुम देखते हुए आप आसपास में अपने मम्मी पापा को, अपने आसपास के दोस्तों को, सबको देखते देखते तुम वो सारी चीजें सीख गए हो। सेम चीज है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके साथ हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजों में कंफर्टेबल हो गए, तो वही चीजें हमने आगे कैरी करी है। और याद रखना, वो एक अलग पार्ट है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, राज करते थे, मारपीट होती थी, बट ब्रिटिशर्स की बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी जो हमने अपने संविधान में आज तक रखी हुई है, जो मैंने तुम्हारे साथ में अभी डिस्कस करी है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि हर किसी के पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो ये पहली चीज थी हमारी जो हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे थे, है ना। अच्छा, मुझे यूएस के लिए बताओ, यूएस के लिए तुम्हें कोई भी पॉइंट पता हो तो फिर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तुमको 2 या 3 बुलेट पॉइंट बताऊंगा जो बार बार पूछता है। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में सरकार ज्यादा ताकतवर है या हमारी न्याय व्यवस्था? न्याय व्यवस्था। क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है? नहीं। है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दूसरा मुझे ये बताओ, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर नियुक्ति की बात आए तो क्या मोदी जी अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं? नहीं। नहीं। या कोई भी राज्य में, सपोज अपने गुजरात की बात करें, तो क्या किसी को भी, सपोज हमारे कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी नेता है, तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मतलब ये है। दूसरा एक और चीज बताओ मुझे कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पर फैसला सुना रही होती है, किसी भी टॉपिक पे, जैसे मान लो अयोध्या का मामला था या सपोज अभी हिजाब वाला मैटर चल रहा है, तो क्या इसमें जो जुडिशरी है वो सरकार से पूछ के फैसला लेती है? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, यानी हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है, इंग्लिश में अगर बात करें जुडिशरी सिस्टम, मतलब हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र है। मतलब उसका किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से उस पर कोई भी दबाव नहीं होता है ना, पहली चीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो न्यायपालिका होगी वो
सरकार की तरफ से या किसी और भी चीज से बंधी हुई नहीं होगी। दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर बात करें, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, अगर पेपर में पूछता है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ये कॉन्सेप्ट कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया, तो आंसर इज यूएस, अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले मैंने बात की थी प्रियम्बल की, है ना। प्रियम्बल मतलब बंधारण की प्रस्तावना की, जब हम बात कर रहे थे प्रियम्बल जो है। अच्छा, प्रियम्बल बताएगा कोई, प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है? मैं बताता हूं। देखो, सपोज करो तुम्हारे पास एक लंबी चौड़ी बुक है, 5-10 हजार पेज की, मान लो 1000 पेज की, और अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ही कोई पेज का, पूरी बुक का समरी लिख करके दे देना, उसको हम बोलते हैं एक टाइप से प्रीफेस, है ना। समरी लिखा होता है ना कि भाई इस बुक के अंदर में ये चीजें हैं। तो प्रियम्बल जो है ना, यानी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसको बहुत सारे जो बाहर के ऑथर्स हैं, हमारे इंडिया के बहुत सारे जो जो बनाने वाले लोग होते हैं, उन्होंने उसको बोला था कि जो प्रियम्बल है ना, दैट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की आत्मा है, सोल है ना। तो मतलब प्रियम्बल के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है ना, वो उसके नेचर को बताती हैं कि हमारा संविधान कैसा होने वाला है। ठीक है, वो हमारा प्रियम्बल है। दूसरा है, अब तो सपोज करो तुम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हो और तुम लोग सब जुड़ करके मेरे साथ ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक टाइप की स्वतंत्रता है कि नहीं है? हम सब लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, या मान लो हम लोग कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी अपना घर बना सकते हैं, तो ये सारे हमारे अधिकार हैं कि नहीं है? खाना खा सकते हैं, खाना बाहर से खरीद सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स की, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मूलभूत अधिकार, है ना। एकदम बेसिक जो हमारे अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार, है ना। यार एक बार प्लीज म्यूट कर लो अंकित यादव। तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो किसके संविधान को देख करके उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि यार जो हमारे देश के लोग हैं उनको कुछ कुछ थोड़े थोड़े अधिकार देने चाहिए, है ना। अगर अधिकार नहीं होंगे तो हमारा देश में घूमना, कहीं रहना, पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद जॉब करना, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो एक तो ये चीज याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आया है। दूसरा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम हमारे पास कम है, मूलभूत अधिकार जितने भी है ना, उसको बोलते हैं ना, उसको घोल के पी करके जाना। पेपर के अंदर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा वो फंडामेंटल राइट से ही मिलेगा, मतलब मूलभूत अधिकार। वो 4 ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, समझे, ये सारी चीजें। और इनमें से कौन सा अधिकार था जिसको मूलभूत अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था, किसी को याद हो तो बताओ जल्दी से। संपत्ति का। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा करके कहीं और शिफ्ट किया गया था ना, वो जाके चेक करना कौन से आर्टिकल में डाला गया था उसको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है तुम्हारे पास, मूलभूत अधिकार को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, और बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, बस ये पढ़ लेना कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। एक आर्टिकल है जिसमें 6 पार्ट्स हैं, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी घर बना सकते हो, कहीं भी रोजगार कर सकते हो, वो पूरा का पूरा डिटेल पढ़ के जाना। उसका ABCDEF जो करके सब पार्ट्स है ना, मेरे को एग्जैक्टली अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। तो मूलभूत अधिकार जरूर पढ़ के जाना। दूसरी चीज, तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज, वो जरूर पढ़ के जाना। और उसमें पढ़ने के लिए सिर्फ उतना ही है कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है और उसके अंदर कौन सी चीजें हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे इंडिया में बैठे बैठे तुम्हें मान लो तुरंत पाकिस्तान जाना है, तो वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है ना। तो उसके अंदर जो लिमिटेड चीजें उतना ही पढ़ना है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, तभी पेपर निकलेगा। ठीक है। दूसरा, यूएस की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब हमारा जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर नीचे हाई कोर्ट्स है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके नीचे का भी डिवीजन होता है ना हमारे पास में, उतना डिटेल में नहीं जाते। तो ये जो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है ये भी यूएस से आया है। ठीक है, मैं मोटी मोटी तुम्हारी चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान को जब बनाया गया था तो एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा जो संविधान है वो कैसा है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो सकते, बताओ।
जब से हमारा संविधान बना है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं या जैसा था बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही है? हुए सर। हुए हैं, है ना। मतलब हमारे संविधान जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है ना। उसमें हुआ है सर। हाँ, उसमें संविधान में हमारे समय के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से उसको हम चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सुधार, है ना। थोड़ा थोड़ा समझ लेना, है ना, अपनी भावनाओं के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ। तो संविधान में जो सुधार है कि संविधान को सुधारा जा सकता है। देखो, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो ब्रिटेन का संविधान है, वो बहुत रिजिड है। रिजिड मतलब बहुत सख्त है, वो जैसा है वैसा ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का, वो फ्लेक्सिबल है, मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि भारत का जो संविधान है उसको चेंज किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, उसमें सुधार किए जा सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। ठीक है सर, आर्टिकल 368 है ना, चैप्टर नंबर 20, उसमें लिखा हुआ है कि बंधारा सुधारो करावा। हाँ, आर्टिकल 368। तो दूसरा है ना, अच्छा मैं अभी इस वाले में डिटेल में नहीं जा रहा, वरना मैं देश पे चर्चा करता रहूंगा, तुम्हारी बाकी चीजें रह जाएंगी। तो मेरी भावनाएं तुम समझ गए। तुम्हें ये पढ़ना है कि कौन सा जो चीज है वो कहां से लिया गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाना। सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जजेस होते हैं और उसमें उसकी मैक्सिमम कार्यकाल कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, किसकी कहने पर अपॉइंट करता है। रिकमेंडेशन जरूर होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना, सरकार से रिकमेंडेशन जरूर मांगी जाती है ना। डिस्कशन के बाद वो फिर अपॉइंट करते हैं, इस टाइप से कुछ कुछ चीजें हैं। मतलब जैसे सॉरी अपना जैसे मान लो कि एक पैनल डिसाइड होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, है ना, वो लोग रिकमेंड करते हैं ये चीज हमारे साथ में है, तो फिर उनके कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से वो लोग, है ना, उतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है। दूसरी चीज, एक सुप्रीम कोर्ट जरूर पढ़ना है। प्रेसिडेंट को पूरा पढ़ के जाना कि प्रेसिडेंट के लिए लिमिटेड एज कितना है, मिनिमम कितना एज होना चाहिए, कितना उसका सैलरी होता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। दूसरा कि उसका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कैग, सीएजी, है ना। सीएजी के बारे में जरूर पढ़ के जाना, हाल फिलहाल में बहुत बार उससे क्वेश्चंस पूछा है। तो एक फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ना है, मतलब मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, तुम्हारे मौलिक कर्तव्य जिसको हम बोलते हैं, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना। उसके बाद में प्रेसिडेंट जरूर पढ़ना, है ना, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है हमारे उसमें, किसी ने मैसेज किया है, इंडियन प्रेसिडेंट है पावर, ओके, तो कि मतलब कौन किसको अपॉइंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे कोई पूछे कि भाई हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है ना, राज्यपाल करता है, प्रेसिडेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज करता है। तो वो मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं तुम लोगों को सिर्फ। दूसरा क्या है, मैं वापस से बोलूंगा, फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे जो मूलभूत अधिकार है ना, उसको घोल के पी करके जाना एकदम। उसमें बहुत सारी चीजें पूछता है। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर अराउंड 44 तक, है ना, ये तुम्हें लगातार याद होनी चाहिए। कोई बताएगा आर्टिकल 44 क्या है? कॉमन सिविल कोड। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नॉट कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वो चीज उतनी याद रखना। दूसरा क्या है इसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो चलो आर्टिकल 44 तक तुम्हें लगातार पढ़ने हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सपोज करो तुम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, है ना, तो प्रेसिडेंट में कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया तो सिर्फ उसको नोट डाउन कर लेने का। ठीक है, कि क्या हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उसको अगर हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें कुछ कुछ है, बहुत डिटेल में मत पढ़ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल को एक बार पढ़ लेना। प्रियम्बल से बहुत बार एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट्स है जो प्रियम्बल में नहीं दिया गया है। जैसे मान लो सोशल जस्टिस प्रियम्बल में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यूनिटी की बात करेंगे वो भी होगा, है ना। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ कुछ, तो प्रियम्बल को एक बार रीड कर लेना, है ना। रीड भी कर लोगे ना एक दो बार तो तुम्हें दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में
और तुम लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो बताओ मुझे, ताकि मैं उस पर कुछ डिस्कशन कर सकूं। बाकी मैं जो मेन क्वेश्चंस जहां से आ जाते हैं ना, एक सेकंड मैं कुछ पॉइंट्स देख लेता हूँ, अगर कुछ मेरे को दिमाग में आया जो हमारे से छूट गया हो तो। और दूसरा एक चीज जरूर करना कि जब तुम पेपर स्टार्ट करो ना, अभी मतलब जब एग्जाम से पहले जब तुम अभी प्रिपरेशन फेज में हो, तो कम से कम 3 से 4 पेपर उठा करके जरूर देखना, है ना। क्योंकि जब मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, एग्जाम के लिए किताबें पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पढ़ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती होती जो हमको पढ़नी ही नहीं होती, है ना, पर अब हम जितना भी सारा समय ना वो उसमें ज्ञान अर्जित करने में निकाल देते हैं जो हमको चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहले एग्जाम की भावना को समझना कि वो कितने लेवल तक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहाँ से बार बार पूछ रहा है, वो चीज तुम्हें जरूरी याद रखनी है। ठीक है। एक ना हाँ मेरे को याद आ गया एक चीज मेरे से कहीं जो तुम्हें पढ़नी है थोड़ी सी डिटेल में, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, क्योंकि जो हमारा अभी का संविधान है ना, वो लगभग लगभग उसी से लिया गया है। मतलब उसको तो हमने ऑलमोस्ट पूरा ही अडॉप्ट कर लिया था, उसको बस थोड़ा सा और बढ़ा करके फिर हमने संविधान बना दिया अपना। क्योंकि आजाद होने के बाद भी जब तक हमारा नया संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही चल रहा था, है ना। तो ये चीज याद रखना, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। और बाकी तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए है, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ लगभग ये हमारे टॉपिक्स हैं। और कुछ कुछ ना स्टैटिक्स वाले टॉपिक है ना, तुम लोग बार बार देखोगे और वो बार बार पूछ लेता है कि भाई हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है? प्रेसिडेंट। अरे हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय डॉक्टर संविधान। आंबेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ वही ना, लॉर्ड मैकॉले। प्रेसिडेंट जो है वो तो संविधान का पार्ट बने एक टाइप से हमारे बात में ना, संविधान की बात कर रहा है, वो इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप के ना कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सारी चीजें दिमाग में नहीं आती, पॉलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हाल फिलहाल में जो संविधान में संशोधन हुए होंगे ना, जैसे मैंने डिस्कस किया था ना कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो जरूर याद रखना। जैसे वो पूछ सकता है कि भाई 101 में क्या हुआ था, 102वां जो सुधार था उसमें क्या हुआ था। सपोज क्या बोलते हैं, अभी हाल फिलहाल में हुआ था हमारा ये कश्मीर वाला, है ना, उसमें क्या था। तो ये जो मेन जो लेटेस्ट है उनको तुम्हें जरूर पढ़ना है, ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना। हाँ मेरे ख्याल से ये मेन चीजें हैं। बाकी अगर तुम लोगों को लगेगा कोई नेसेसिटी है, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो अमनदीप सर, यादव सर हमारे कभी भी दोबारा से मेरे से टाइम बता करके मुझे, है ना, कभी भी अपन दोबारा मिल सकते हैं। किसी चीज में समय लगता है तुम्हें तो, किसी चीज में कोई दिक्कत आती है, बस जो मेन टॉपिक्स बताए हैं मैंने उनको जरूर दिमाग में याद रखना। मैं स्टार्टिंग से एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हें। प्रियम्बल को एक बार जरूर रीड करना है। प्रियम्बल के बाद में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 44 तक तुम्हें पता होनी चाहिए लगातार। इसके बाद में तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स डिटेल्स में करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हें पूरा पढ़ना है। जो हमारे हेड्स है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये तुम्हारा हाई कोर्ट्स है, इनके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है ना, कितने टाइम के लिए करता है, कब रिटायर होते हैं, वो मेन पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया अमेंडमेंट वाला, कि भारतीय संविधान में क्या क्या सुधार हुए हैं। और सबसे अच्छा मैं तुम्हें बताऊं ना, जो मेरा तरीका था 5 या 6 या 10, हर सपोज तुम्हें इंडियन पॉलिटी करना है ना, उसका 10 A4 शीट अलग निकाल के रख दो और उस पर छोटा छोटा ना बुलेट पॉइंट्स बना करके रख लो, ताकि जब तुम पेपर से पहले जाओ ना तो उसको पूरा मस्त एकदम 5, 6, 10 बार पढ़ करके जाओ। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने प्रिपरेशन फेज में, कि जो भी एक दिन में आज हमने पढ़ा है ना, उसको एक पेज पे समरी किया और अपनी वॉलपेपर जो दीवार थी ना उस पर चिपका दिया। तो उधर से जब भी तुम घूमते फिरते हो जाओगे ना, उस पर एक नजर डालते हुए जाना। और यकीन मानो, अगर तुमने आज किसी चीज पे 1 घंटा काम किया है ना, तुम उसको अगली बार पढ़ोगे वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। जब पेपर से पहले डालोगे ना तो बस ऊपर से नीचे देखोगे, खत्म, इतना ही होगा। क्योंकि ना एक चीज याद रखना, एग्जाम्स के लिए बहुत लिमिटेड पढ़ना है, बट उस लिमिटेड को बार बार पढ़ना है, ये चीज बिल्कुल याद रखना, है ना। क्योंकि एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से पढ़ना है, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है
15 लाख के आसपास तो फॉर्म भरे गए हैं शायद, है ना, जहां तक मुझे आइडिया है, और 30,000 के आसपास शायद टोटल पोस्ट है ना। 3,000 4,000 पोस्टें हैं सर, और 21 लाख ओके, 22 लाख। तो कंपटीशन तो यार है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, ये चीज तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, है ना। दूसरा ये है कि बस मैं तुम्हारे साथ इसीलिए था आज में कि तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें कहाँ पे हाथ डालना है क्या पढ़ने के लिए, है ना। और इसके साथ में बहुत ऊपर ऊपर से चीजें पढ़नी है तुम्हें, जितना मैंने पेपर को ऑब्जर्व करा है, कुछ भी डिटेल्स में, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में तो वो पूरी भावनाएं पूछ लेता है संविधान से कि ये चीजें हैं, उन्होंने ऐसा किया था तो ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, उस पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन की जब बात कर, तुम्हारा एकदम तुम्हें मेन चीज पढ़नी है बस, हाँ या ना, सॉलिड आंसर, पता है तो पता, और नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। दूसरा, जब पेपर अटेम्प्ट करो, अगर तुम्हारे में टाइमिंग का जरूर ध्यान रखो, है ना, कितने टाइम में क्या अटेम्प्ट करना है। पॉलिटी से कोई क्वेश्चंस आता है तो वो तो बस तुम्हें, मैंने बोला दो ही चीजें हैं, या तो आता है या नहीं आता है ना, तो करो अटेम्प्ट उसके हिसाब से, तो तुम ट्राई करोगे। और नोट्स जरूर बना के रखना समरी में, तुम्हारा पूरा 4 महीने 5 महीने 6 महीने का पढ़ा हुआ सब कुछ जीरो है अगर तुम्हारे पास समराइज नोट्स नहीं है एग्जाम से एक दिन पहले। तो जितना पढ़ा है कम से कम उतना तो पेपर से पहले पढ़ के जाओ ना। तो छोटे छोटे A4 शीट लेना, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बनाना, एक बॉक्स बनाना सिर्फ अमेंडमेंट के लिए, कि 100 के बाद के सब लिस्ट बना दो, उसमें 100 में क्या था, 101 में क्या था, 102 में क्या था, 103 में क्या था, 104 में क्या था। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स लेना बोरो वाले, जो मैंने कहा उधार वाले, ब्रिटेन से क्या लिया था, यूएस से क्या लिया था, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बना करके उसको 15-20 बार रट्टा मार लेना बढ़िया से। और जब वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हें अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आता हो कि ना आता हो, पॉलिटी तो थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो ये मेन मेन चीजें पहले कवर करो, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तब फिर बाकी सारी चीजों पे जा सकते हो तुम। पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से उतना ही टाइम देना है उसको, है ना। बाकी जो तुम्हारा मेन है, मेरे ख्याल से गुजराती लैंग्वेज का पेपर है ना, वो भी उसमें आएगा, तो उन सारी चीजों पे भी साथ साथ में फोकस करो। और पॉलिटी के एक बार नोट्स बना करके रख दो, और दिन में बस एक बार उससे गो थ्रू हो जाओ कि भाई चलो हाँ एक बार पढ़ लिया इसको। पेपर दो कहीं पे, कहीं मॉक टेस्ट अगर कहीं मिलता है ट्राई करने के लिए, वहां पे कोई नया क्वेश्चन मिला, उस टॉपिक को उठाओ वापस पूरा पढ़ डालो कि अगली बार उसमें से कुछ आए तो बचे ना। दिस इज द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिटेल में नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करनी है, लिमिटेड पढ़ो, बट उसको बार बार पढ़ो और अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। और याद रखना, मैं मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसी चीजें बताते हैं ना कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये पूरा कंपटीशन की तैयारी करते टाइम ना तुमको चीजें समझनी भी हैं और चीजें रटनी भी हैं। याद रखना ये वाली, पेपर निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, ऐसा कुछ लग रहा है, उसको याद करो और आगे निकलो फटाफट से, क्योंकि इतने टाइम में तुम उसको समझोगे ना फिर, है ना। जो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सपोज मैथ्स है किसी पेपर में, तो तुमको समझना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। बट अगर ऐसी जो थियोरिटिकल चीजें हैं तो उसमें बिल्कुल ज्ञान नहीं लेना, चुपचाप से पढ़ो, याद रखो और आगे निकलो, क्योंकि बहुत ऊपर से चीजें पूछेगा, तुम भी पढ़ो। तो अगर किसी को कुछ और पूछना है ना, तो पूछ सकता है, बाकी मेरे ख्याल से इतना तुम्हारे लिए काफी है। ये पॉइंट्स कवर करो जो मैंने बताए हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, और फिर भी कभी कुछ लगे कुछ और चीज की तो अमनदीप सर हैं, यादव सर हैं, और सब लोग तुम्हारे साथ में अटैच्ड हैं, तो हम कभी भी दोबारा मिल सकते हैं। और आई गेस थोड़ा बहुत मैं अपनी चीजें जस्टिफाई करने में शायद सफल हुआ होऊंगा। तो आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोग जुड़े और मेरी बात सुनी तुम लोगों ने, और मैंने तुम्हारे साथ में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे नहीं आता है कि मैं तुम लोगों को पढ़ा पाऊँ, है ना। तो आज के लिए जो मेरा ट्रैक था कि हाँ पेपर में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो मैंने तुम्हारे साथ में शेयर किया है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू तुम सर। सभी जी डियर कैंडिडेट्स, आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं सचिन सर से, क्योंकि हमें उन्हें शादी अटेंड करने का भी मौका देना है। शादी तो ऊपर ऊपर से नहीं देखी जा सकती, शादी तो हेलो सर। किसी का सवाल? भाविक जी हाँ प्लीज। सर, हाँ सचिन सर, मैं हाँ सर भाविक।
अभी थोड़ा जोर से बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में से कोई क्वेश्चन आता है? यार शेड्यूल्स में से मतलब अधिकतर तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, बट हाँ ऊपर से कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेता कि कौन सी, जैसे अच्छा शेड्यूल्स का तुमने क्या पढ़ा हुआ है? शेड्यूल्स में शेड्यूल किसको बोलते हैं? शेड्यूल जो 12 परिशिष्ट है। हाँ, मतलब शेड्यूल में अधिकतर जो है ना तुम्हें लिस्टिंग ज्यादा मिलेंगी, है ना, कि कौन सी चीज को कौन से शेड्यूल में लिस्ट किया गया है। तो शेड्यूल में तुम इतना कर सकते हो कि जितने भी हमारे शेड्यूल्स है ना, उसका बस हल्का सा डिटेल पढ़ के जाओ अपने साथ में कि भाई हाँ इस शेड्यूल में ये मेंशन किया हुआ है। जैसे मान लो हमारे क्या बोलते हैं जो सबसे पहले आर्टिकल है ना, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं ना, कि इंडिया जो है दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, पढ़ा है ना सब लोगों ने स्टार्टिंग में एकदम, है ना। तो उसकी जो लिस्टिंग है वो कौन से शेड्यूल में है ना। कुछ कुछ जो वो चीजें है ना, बस उसको समरी तुम पढ़ के जा सकते हो उसमें, और बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है उसको, कौन सा शेड्यूल में क्या मेंशन किया हुआ है बस उतना पढ़ के जा सकते हो, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है पेपर के हिसाब से। यस सर, अभी जो रशिया और ये यूक्रेन, हाँ देखो मेरी बात सुनो, एक छोटा सा चीज बताता हूँ। तुम्हारा जो एग्जाम है ना उसका पेपर अभी तक सेट हो चुका होगा, समझे। तो जब भी हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं तो एग्जाम से कम 2 महीने पहले तक का तो छोड़ दो एकदम, एग्री, उतने टाइम तक तुम्हारा पेपर सेट हो चुका होता है। दूसरा, मैंने बहुत बार यूपीएससी में भी, अमनदीप सर, ऐसा होता है कोई चीज करंट चल रही होती है, हमें लगता है यार यही पूछेगा पेपर में, और यकीन मानो कभी नहीं पूछता। वो कम से कम 1 साल 1.5 साल पुरानी चीजें पूछता है ना। तो उन सब चीजों में अपना टाइम मत इन्वेस्ट करना अभी ज्यादा में, है ना। हालांकि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि यूक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया, है ना, कि रशिया उसके पीछे लगा हुआ है अभी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको अपने मतलब एज अवेयरनेस के लिए तुम उसको पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर टाइम मत इन्वेस्ट करना, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है तुम्हारे लिए। यस सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो? चलो मेरे ख्याल से अमनदीप सर हो गया है सभी का। हाँ जी सचिन जी, मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा। सर का सेशन मैं नहीं रेट कर पाऊंगा, कभी मैंने वो किया नहीं, तैयारी नहीं की, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है। लेकिन एक चीज सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट करी। 2 चीजें हैं, एक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना ये कि क्या पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर जैसे यूक्रेन की खबरें मैं भी देख रहा हूँ सर, हमारे बहुत सारे लोग इंडियन स्टूडेंट वहां पे हैं, तो आई थिंक आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इन द पैटर्न यदि हम बात करें, जैसे सर ने बताया, जो कोई ब्रेकफास्ट थोड़ी है कि आप टेबल पे बैठे हैं और टोस्ट बन के आ रहा है क्वेश्चन पेपर तो बहुत टाइम पहले सेटल हो चुका है। हाँ, ये चीजें हो सकता है कल आपकी इंटरव्यू आए किसी एग्जाम के बाद में, वहां पूछी जा सकती है, क्योंकि इंटरव्यू तो शायद वो उसी दिन का पूछ ले कि भाई आज का दिन क्या है ना, आज सुबह क्या हुआ, जो कल रात की न्यूज क्या है। मान लो कि जैसे मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने नोटबंदी करी थी, नेक्स्ट डे मीटिंग है, नेक्स्ट डे इंटरव्यू है, तो पूछ ले बंदा भी कल क्या हुआ है ना। तो वो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आप तैयारी कीजिए। एक चीज मुझे और समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा, कि आप इसकी भी तैयारी कीजिए और फ्यूचर की भी तैयारी कीजिए। कुछ चीजों को अपने मन में टारगेट रख के चलिए, क्योंकि जब कोई एडवर्टीजमेंट आएगी फिर आपके पास 2-3 महीने का समय होगा, है ना। यदि आपकी इच्छा है कि हमें डिटेल में पढ़ना है, देखो डिटेल में नहीं पढ़ना है फिलहाल, मान लो आपके पास बहुत समय है और आप बहुत डीप तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ना। तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए नेक्स्ट कोई पोस्ट आई, जैसे अभी आरबीआई की भी आई है ना कुछ वैकेंसी, तो आप जब 10 दिन रह गए तो अब जैसे वो भाग मिल्खा भाग की तरह एंड के मिनट में वो तैयारी करनी है, उससे कुछ नहीं होता। एंड सचिन जी, आपका हमारे ऑफिस की ओर से, इन बच्चों की ओर से जहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने शादी में से ये समय निकाला, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे आपने कैसे समय निकाला, आई थिंक मैं भी समझ सकता हूँ और यादव जी भी समझ सकते हैं। आप सचिन जी के राजस्थान में फैमिली के साथ गए हैं, तो आप वहां से टाइम निकालना कितना इम्पोर्टेंट है सर। भगवान करे कि
आप जितनी डेडिकेशन हमारे बच्चों के लिए दे रहे हैं या सोसाइटी के लिए दे रहे हैं, भगवान आपको और कामयाबी बख्शे, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर हमारे समाज के Thank you, sir. लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चों इमेज देखो, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो छुट्टी वाले दिन, शादी के दिन आपको टीच कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और वो जो उनकी डोमेन भी नहीं है। आप लोगों को भी सिस्टम में आना है, इस तरह से इसे ट्रांसफर करना है। जैसे वो सलमान खान कहता था ना, तीन लोगों को ट्रांसफर करो, लाइक दिस एंड दैट। सो हमारी यही प्रार्थना है, भगवान से यही कामना है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कामयाब हो। सचिन जी, मेरी ओर से, इंस्टीट्यूशन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं Thank अब you, sir. जादव जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जादव जी आप काइंडली। ओके, मैं दोनों ऑफिसर्स को की बात को सपोर्ट करते हुए ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में सैटरडे संडे हॉलीडेज होता है, और ये छुट्टी का दिन होता है इनके लिए। आप लोगों के लिए भी छुट्टी का दिन कैसा होता है आपको पता है। फिर भी आपके लिए, आपके करियर के लिए, और आप आगे बढ़ें, इसकी इनकी कितनी चिंता है आप समझ सकते हैं। सो ये सेशन, लास्ट सेशन आपके लिए नहीं है। सचिन सर का नंबर भी मैं शेयर करूंगा, सारे पैनलिस्ट का नंबर भी मैं शेयर करने वाला हूं। टाइम टू टाइम जब भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। देखिए, सर ने 2-3 चीजें बताई, जिसमें से एक चीज पे मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, पर्सनल नोट। हर आदमी जो किसी चीज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो या कुछ भी, 100% एरर के साथ अगर वो तैयारी करना चाह रहा है, तो उसका पर्सनल नोट होना बहुत जरूरी है। पर्सनल नोट में चीजें क्या होती हैं कि कोई चीज छूट जाने का चांसेस बहुत कम रहता है, और उसमें आपको 100% एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने पूरी तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से की है, पॉइंट वाइज की है, और मेरे पास उसकी पर्टिकुलर नोट भी है। और नोट से ये होता है कि नोट में जो कुछ भी लिखा होता है वो आपके पर्टिकुलर वर्ड्स में होता है, आपके शब्दों में होता है, आपकी लैंग्वेज में होता है, और वो एक सिंबल की तरह आपके दिमाग में बैठ जाता है। कैसे एक चिन्ह होता है, जैसे कोई स्कूल है, तो स्कूल रोड के किनारे अगर है, तो उस स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट एक बच्चे को बैग लेके दौड़ाते हुए दिखाती है, तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माइंड में एक चला जाता है, और कभी भी वो बहुत जल्दी रिट्राइव होता है, बहुत जल्दी रिकॉल हम उसको कर पाते हैं। इसलिए आपके पर्सनल नोट का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप कम समय में ज्यादा चीजें रिकॉल करना चाहते हैं, ज्यादा चीजें मेमोराइज करना चाहते हैं, और उसको एग्जामिनेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका पर्सनल नोट होना बहुत जरूरी है। और मैं सेशन में हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन के साथ आइए। क्वेश्चन के साथ आप लोग नहीं आ पाते हैं, उसका कारण मुझे चीज ये पता है कि आपको पहले से एक कैलेंडर दिया गया है। उस कैलेंडर में बताया गया है कि ये टॉपिक इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया जाएगा। तो क्या हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करें, और उसमें कोई डाउट हो तो उसको नोट डाउन करके अपने एक्सपर्ट से पूछ सकें। शायद हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को टच नहीं करते, उसको हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो बताया जाएगा वो हम सुन लेंगे, और सुनने के बाद भी हम उसको नोट डाउन नहीं करते।